नमस्कार बच्चों, सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स वाला। इसमें थोड़ा सा बच रहा है बस टक्कर सिद्धांत, और एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बढ़िया वाले। ठीक है, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखो, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे तो आप शेयर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, वॉच टाइम वगैरह भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर और तेजी से करें ताकि अपना सिद्धांत परिवार जल्दी 1K और 4000 आवर्स वॉच टाइम इसकी तरफ जाए। ठीक है, तो देखिए, और आपको कंटेंट वगैरह में मेरी तरफ से तो अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको कैसी लग रही है कोशिश, वो भी आप बताएं कि सर कोशिश सही है या और कुछ उसमें मान लो सजेशन हो, सुधार करना हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट डालिए, अच्छी नहीं लगे तो फिर आपके हिसाब से जैसे भी हैं डाल सकते हैं कमेंट। ठीक है, देखिए, और जो कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस वगैरह डाले जा रहे हैं वो आपके 12th क्लास के हिसाब से डाले जा रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड क्लास के हिसाब से। जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके रिक्त स्थान में जो आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, वो भी 1 नंबर में आ जाए, इस तरीके के सवाल आपके डाले जा रहे हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने अब तक। अभी तो अपन ने 3-4 चैप्टर के हिसाब से डाले, 3 के हिसाब से मान लो लगभग, चौथे के ये जो चल रहा है इसके हिसाब से भी डाल रहा हूँ। पर वैसे तो 3 चैप्टर मान लो लगभग अभी 3 के अच्छे से डाल दिए, और भी डालेंगे उनके, और धीरे धीरे करके सारे चैप्टरों के डालेंगे। तब तक एग्जाम तक तो ये आपके 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, चलिए देखो, तो देखिए टक्कर सिद्धांत जो है ना, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि सारी टक्करें हैं उनका उत्पाद परिणाम नहीं है। कुछ प्रभावी टक्करें होती हैं। प्रभावी कौन सी होती है? ये ऐसी टक्करें जिनसे उत्पन्न ऊर्जा का मान सक्रिय ऊर्जा के बराबर होता है। सक्रिय अणु कौन से होते हैं? जिनकी ऊर्जा का मान दैलीय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो, और सक्रिय अणु आगे जाके किसका उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये सारी बातें कर ली थी। टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्कर का होना अनिवार्य शर्त थी। सब कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं। अभिकारक के अणु है, सक्रिय ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? टक्करों के द्वारा। अब अपन कह सकते हैं कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है ना, या यूं कह दो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर, यानी अभिक्रिया का वेग है, वो 2 कारकों से प्रभावित होता है। अभी कितने कारकों से? 2। एक तो ऊर्जा, अब या तो आप ऐसे कह दो दैलीय ऊर्जा के बराबर, या औसत लेके आ रहा है तो सक्रिय ऊर्जा के बराबर, कोई सी भी कह दो, आपकी इच्छा है। और एक टक्कर के समय वो किस अभिविन्यास के अंदर टकरा रहे हैं, ओरिएंटेशन कैसा उनका, टक्कर कैसी हो रही है, उचित विन्यास में टकरा रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकरा रहे हैं, या इम्प्रॉपर यानी अनुचित विन्यास में टकरा रहे हैं। उचित में टकराएंगे तब तो क्या होगा? उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अनुचित में टकराएंगे तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग 2 कारकों से प्रभावित होता है। 2 कारकों से प्रभावित होता है। दो कारकों से प्रभावित होता है, यानी अभिक्रिया का वेग है वो 2 कारकों पर डिपेंड करेगा। आपके कितने कारकों पे? 2 कारकों पे। अब देखो 2 कारक कौन कौन से, सुनिए आप। एक तो है आपका ऊर्जा, और दूसरा है आपका टक्कर के समय, टक्कर के समय का अभिविन्यास। टक्कर के समय अभिविन्यास, ओरिएंटेशन कैसा है? टक्कर के समय अभिविन्यास, टक्कर के समय अभिविन्यास। टक्कर के समय अभिविन्यास, देखिए
सबसे पहला है ऊर्जा। ऊर्जा का तो आपको पता ही है, ऊर्जा हाँ जी, देखिए ऊर्जा में क्या है, कि जिन अभिकारक अणुओं की ऊर्जा दहलीय ऊर्जा के बराबर होती है वो उत्पाद निर्माण में सफल हो जाते हैं, जिनकी ऊर्जा दहलीय ऊर्जा के बराबर नहीं होती है वो उत्पाद निर्माण में सफल नहीं होते हैं। तो क्या कहेंगे, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए दहलीय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब यह है, दहलीय ऊर्जा बराबर क्या है, दहलीय ऊर्जा, ये दहलीय ऊर्जा बराबर होती है औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। अगर दोनों का टोटल दहलीय ऊर्जा के बराबर हो रहा है तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, वरना उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। ये लो, यानी इसको चाहे तो आप कह सकते हैं, इसका सिंबल था अपने पास ईटी, क्या सिंबल था, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ईटी। और ये क्या है, ई एवरेज, और ये ई ए मीन्स सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब है दूसरा, टक्कर के समय अभिविन्यास क्या होगा, टक्कर के समय अभिविन्यास। तो अगली हेडिंग है अपनी दूसरा, टक्कर के समय अभिविन्यास, कि वो कैसे टकरा रहे हैं, उचित विन्यास में टकरा रहे हैं या अनुचित विन्यास में। टक्कर के समय अभिविन्यास, ये लो, टक्कर के समय अभिविन्यास, टक्कर के समय अभिविन्यास सुनिए, हाँ जी। देखिए टक्कर के समय अभिविन्यास क्या कहेंगे, कि टक्कर के समय यदि अभिकारक अणुओं
उचित विन्यास में टकराएंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा, और उचित विन्यास में नहीं टकराएंगे तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि टक्कर के समय अभिकारक अणुओं का विन्यास कैसा होना चाहिए? उचित। कैसा होना चाहिए? उचित। यदि अभिकारक अणुओं की मध्य अभिकारक अणुओं की मध्य अणुओं के मध्य अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर उचित विन्यास में होती है। उचित विन्यास में होती है तो उत्पाद का निर्माण हो जाता है। उत्पाद का निर्माण हो जाता है, अन्यथा नहीं। ये लो, यदि अभिकारक अणुओं की मध्य टक्कर उचित विन्यास में होती है तो उत्पाद का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा नहीं का मतलब अनुचित विन्यास में टकराएगा तो नहीं होगा। जैसे इसको देखो अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं अपन तो। क्यों? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, और मैंने भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा रखी है आपको। 5 चैप्टर है 12th क्लास में, 5 के 5 चैप्टर आपको पढ़ा रखे हैं, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवा रखे हैं आपको, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब देखिए, अब सुनिए, जैसे अपन एल्किल हैलाइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा? एल्किल हैलाइड वाला। देखिए, अच्छा एक सेकंड, एक पेज रह गया पहले। चलिए देखो, इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। इस एक पेज को डिलीट कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, सुनना आप। हाँ, ये लो। हाँ, अब देखिए, तो जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया ये वाला, ये ले लिया आपने CH3, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आपके, और ये CH3, और इधर क्या ले लिया आपने? Br। और इस पर किसका अटैक करवा रहे हैं आप? क्यों? एल्किल हैलाइड हैं, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं भाई। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कौन? एल्किल हैलाइड। तो ये आपने क्या ले लिया? OH माइनस, यानी एल्किल हैलाइड पर आप नाभिक स्नेही का अटैक करवा रहे हैं, और नाभिक स्नेही क्या ले लिया आपने? OH माइनस। अब देखो, इसमें दो संभावनाएं हैं आपकी। कितनी संभावनाएं हैं? दो। एक, देखिए दो संभावनाएं कौन सी हैं, आप इधर देखिए। देखिए, दो संभावनाएं आपके ऐसे हैं, ये देखिए, एक तो क्या हो कि टक्कर जो हो ना, वो उचित विन्यास में हो। कौन से विन्यास में? उचित विन्यास में। टक्कर उचित विन्यास में हो,
और एक कैसा है आपके अनुचित विन्यास। अनुचित मतलब उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, अनुचित विन्यास। यानी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं नीट के लिए, उचित का मतलब तो आप जैसे सारे चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, वे घर से गए कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग में जो पढ़ाया उसको घर आके पढ़ रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं आप पॉइंट टू पॉइंट, भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं सारी ट्राई कर रहे हैं, जैसा टीचर कह रहे हैं वैसे वो प्रॉपर हो गया आपके, तब तो क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी उत्पाद बन जाएगा। और मान लो आपने एडमिशन तो ले लिया, आप कोचिंग जा ही नहीं रहे, टीचर बता रहे हैं उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे, ना कोई क्वेश्चंस वगैरह कर रहे कुछ भी, तो रिजल्ट कैसा आएगा, अरे नेगेटिव आएगा। क्यों, आपने टक्कर तो की पर अनुचित विन्यास में किए, बस इससे ये मतलब ऐसे समझ सकते हो आप। तो उचित विन्यास में होगी, उचित विन्यास से मतलब है देखो ये एल्किल हैलाइड है और ये भी कौन सा है, मेथिल हैलाइड है सबसे छोटा, और हमको पता है ये SN2 अभिक्रिया आसानी से देता है। क्यों, एल्किल हैलाइड SN1 भी देते हैं, SN2 भी देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो SN1 आसानी से देता है। क्यों, हम मध्यवर्ती कार्बोधनायन अरे ज्यादा स्थायी होता है, जबकि यहाँ SN2 में संक्रमण अवस्था देखी जाती है। तो जितना छोटा एल्किल हैलाइड होगा, छोटे ग्रुप होंगे, तो वहां अटैक आसानी से होगा और संक्रमण अवस्था कैसी होगी, ज्यादा स्थायी। इसलिए SN2 में देखो हमेशा कैसा होता है, बैक साइड से अटैक होता है, ये भी आपको पता है। कहां से, बैक साइड से। तो कैसे होगा अटैक, देखो ये अटैक होगा ऐसे बैक साइड से, ये इधर से बैक साइड से अटैक होता है ना, SN2 में हमेशा बैक साइड से अटैक होता है, फ्रंट से नहीं, सामने से नहीं, पीछे से। कहां से, ये जो हेलोजन है इसके जस्ट 180 डिग्री से होगा, अरे हेलोजन के जस्ट पीछे 180 डिग्री है ना, उससे होगा। तो क्या होगा, यहां से हेलोजन बाहर हो जाएगा, हेलोजन क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ये विन्यास कौन सा है, उचित, और उचित विन्यास है तो इसका उत्पाद क्या बनेगा, देखना ये उचित विन्यास है तो इसका उत्पाद बनेगा आपके ये, हाँ जी देखना ये ऐसे बन जाएगा इसका उत्पाद, ये H, ये H और इधर H और इधर क्या हो जाएगा आपके OH। क्यों, यहां कहां से अटैक होता है, बैक साइड से। कहां से होता है अटैक, बैक साइड से, ठीक है। यानी जिधर से हेलोजन हटेगा उसके अपोजिट साइड में कौन जुड़ जाएगा, नाभिक स्नेही। और ये Br माइनस क्या हो गया बाहर, ये लो। तो ये टक्कर तो कौन सी हुई, उचित विन्यास में, और उचित विन्यास में हुई तो उत्पाद बन गया, क्या बन गया, उत्पाद। ये लो, ये उत्पाद बन गया आपके, ये क्या बन गया, उत्पाद। अब सुनिए, अगर ये ऐसा होता, टक्कर ऐसी होती, कहां से, फ्रंट से ही होती, अरे ये फ्रंट से ही होती टक्कर, ऐसे फ्रंट से, सामने से करवाते तो ये टक्कर होती नहीं, अरे ये टक्कर होती ही नहीं, ये लो, ये टक्कर होगी नहीं। तो ये विन्यास कैसा है, अनुचित, और अनुचित है तो यहां कोई उत्पाद नहीं बनेगा, यहां कोई उत्पाद नहीं बनेगा। तो टक्कर कौन सी होगी, अरे टक्कर ये वाली होगी, ये वाली, ये वाली टक्कर होगी। कहने का मतलब है ये वाली टक्कर है आपकी, ये कैसी है, उचित, और ये नीचे वाली कैसी थी, अनुचित। यानी ये तो है आपकी उचित और ये टक्कर कौन सी है आपकी, अनुचित, अनुचित, ये लो। तो अभिकारक के अणु टक्कर तो कर रहे हैं, पर टक्कर के समय उनका विन्यास कैसा, 3D में वो कैसे अरेंज है। अब जैसे बैक साइड से अटैक हो गया तो SN2 होगी, तो बैक साइड से नहीं होगा, फ्रंट साइड से करवाओगे, फ्रंट साइड से होता ही नहीं अटैक, तो ये अनुचित है, तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो बस दो चीजें हैं, तो आपसे ऐसे पूछ ले कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ऊर्जा दे दे और एक टक्कर के समय अभिविन्यास, और एक दोनों, तो दोनों हो जाएगा। अब ऊर्जा में मान लो ऊर्जा नहीं दे, ऐसे दे दे सक्रिय ऊर्जा दे दे या दहली ऊर्जा दे दे, बात एक ही है, सक्रिय ऊर्जा दे या दहली ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा दे रहा है इसका मतलब उसके पास पहले से एवरेज एनर्जी अच्छी है, तो एवरेज प्लस सक्रिय मिला के दहली हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टक्कर सिद्धांत, ये हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, टक्कर सिद्धांत। अब सुनिए, अब ये टक्कर सिद्धांत तो हो गया आपका। अब पहले जो टक्कर सिद्धांत दिया था ना, उसके अनुसार तो अभिक्रिया का वेग क्या था, अरे उसके अनुसार तो अभिक्रिया का वेग के बराबर क्या था, रेट बराबर, ये रेट बराबर था एक्सपोनेंशियल की, या ऐसे था, देखो एक सेकंड, जेड ए बी
और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे था। अरे अभिक्रिया का वेग रेट बराबर जेड ए बी, ए बी क्या था, अरे ए और बी के मध्य की जो टक्कर हो रही है ना उसकी आवृत्ति, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये सक्रिय ऊर्जा है, आर गैस स्थिरांक है, टी क्या है तब। और इसको हमने क्या कहा था, अरे इसको सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश, ठीक है, इसको हमने ऐसे कहा था। अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और सुधार कर दिया, क्यों, टक्कर के समय विन्यास और जोड़ दिया ना इन्होंने। तो जो मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी है, मॉडिफाइड का मतलब संशोधित, क्या कहेंगे उसको, टक्कर सिद्धांत, संशोधित टक्कर सिद्धांत, उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इन्होंने एक चीज और जोड़ दी, कौन सी, टक्कर के समय विन्यास, यानी पी। पी का मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन, या कह दो त्रिविम कारक, स्टेरिक फैक्टर, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो क्या होगा, अपन ये लिख सकते हैं यहां से, देखना क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, ये लो यहां लिख देता हूं मैं, संशोधित टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का के अनुसार अभिक्रिया का वेग, देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सुनना, अभिक्रिया का वेग रेट बराबर क्या होगा, ये लो, रेट बराबर पी, वही जेड ए बी, जेड ए बी, और वही एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी, ये लो, ई अपॉन आर टी। ये कौन सा आपका मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी, ये लो। और पी क्या है, पी है यहां पी बराबर है त्रिविम कारक, कौन सा कारक, त्रिविम कारक, पी क्या है यहां, त्रिविम कारक, कौन सा कारक, त्रिविम कारक, या इसको ये भी कह रहे हैं त्रिविम कारक, या इसी का ही नाम है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वही प्रायिकता कारक, दोनों नाम एनसीईआरटी में लिख रखे हैं, त्रिविम कारक कह दो आप, या इसको क्या कह दो, प्रायिकता कारक। यानी एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि जो अभिकारक अणु टक्कर कर रहे हैं उनके बीच में जो उचित विन्यास है उसकी संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। तो ये त्रिविम कारक कह दो या प्रायिकता कारक, त्रिविम कारक क्यों करें, 3D के अंदर ही क्या होगा, उनके बीच में टक्कर होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत कंप्लीट हो गया। आपसे अगर पूछ ले कि संशोधित टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग ये है, और वैसे पी को हटा दो, तो सामान्य जो एक अपन ने द्विअणु अभिक्रिया लिखी थी उसके लिए अभिक्रिया का वेग पूछे तो फिर कौन सा हो जाएगा, जेड ए बी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, ये एक तरीके से जटिल अणुओं के लिए है, ये कौन से अणुओं के लिए, जटिल अणुओं के लिए, ये जटिल अणुओं के लिए है, वो सामान्य के लिए वो था, या इसको संशोधित कह दो, बात एक ही, इसको आप संशोधित कह लो, या ये किसके लिए है, जटिल अणुओं के लिए, किसके लिए, जटिल अणुओं के लिए, जटिल अणुओं के लिए, ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब करते हैं अपन क्वेश्चन, अब क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं, देखो हाँ जी, एक और ये दूसरा, ये क्वेश्चन है, और तीसरा ये क्वेश्चन है,
अच्छा ये, और चौथा, और ये पांचवा। अभी पांचवा तो खाली चल रहा है ना, एक सेकंड दोबारा से मैं लेता हूँ इसको। ये फर्स्ट फर्स्ट पेज हो गया आपका, ठीक है। सेकंड में क्वेश्चन आ गया था, और थर्ड में आपके क्वेश्चन है, और फोर्थ में अपन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां से पेज निकालता हूं सेकंड वाला। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए आप। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे 12th क्लास में इतना पूछता नहीं लेवल पर, फिर भी मान लो एनसीईआरटी में दे रखा है तो पूछने की संभावना तो है ही। अरे एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है उसको पूछ सकता है, कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं है कि भाई मत पूछना, क्यों सिलेबस में दे रखा है ना। अब दे रखा है तो पूछ सकता है आपसे। ये सवाल कौन सा है आपका, पाठ्यनिहित। ये कौन सा है, पाठ्यनिहित। ये लो पाठ्यनिहित, ये लो, ये पाठ्यनिहित सवाल है आपका। कौन सा सवाल है, पाठ्यनिहित। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, देखना इसका सॉल्यूशन देखिए आप, इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, तो 581 केल्विन ताप पर टेम्परेचर दे रखा है, लिख लो क्या दिया हुआ है, लिख लो आप 581 केल्विन। ताप पर अभिक्रिया दे रखी है 2HI, इससे क्या बन रहा है H2 प्लस I2, और ये गैसीय अभिक्रिया है। के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान दे दिया, देखो सक्रियण ऊर्जा का मान कितना है, सक्रियण ऊर्जा का मतलब ये, और ये कितना है 209.5, 209.5। हाँ जी, क्या है 209.5, 209.5, और किसमें है ये, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब एक चीज देखिए, अब किलो जूल पर मोल, देख किलो जूल कोई मात्रक नहीं है, मात्रक क्या होता है, जूल पर मोल, क्या जूल होता है, और सक्रिय ऊर्जा जूल पर मोल में लेते हैं हम यहाँ, तो किलो जूल को चेंज कर देते हैं अपन किसमें, जूल में। तो किलो जूल को जूल में चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो ये हो जाएगा आपके, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके, देखना ये लो, ये किसमें हो गया आपके, जूल पर मोल में, जूल पर मोल हो गया। अब सुनिए आगे क्या कहा इसने, अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा की क्या हो, बराबर या इससे अधिक। यानी अपन ऐसे कह दें कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा अधिक। सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का क्या पूछ रहा है हमसे, अंश। अणुओं का क्या पूछ रहा है अभी हमसे, अंश, अणुओं का अंश। और ये क्या है, इसको मान लेते हैं अपन x। अणुओं के अंश को मैं क्या कह दूं, x कह दूं, क्यों इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी मुझे बार बार। तो मैंने क्या कह दिया कि इसलिए ये तो पूछा अपन से कि अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा की क्या हो, बराबर या फिर उससे अधिक। तो अपन ने क्या कह दिया कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या है, x, और ये हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, सुनना। हमारे पास यही तो था क्या, हाँ जी, हमारे पास, अरे यही तो था क्या, सुनिए देखो,
हाँ, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सुनना आप, हमारे पास फॉर्मूला था क्या कि सक्रिय ऊर्जा की बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश, ये यही तो था। अभी तो बताया मैंने, वेग बराबर क्या था, अरे वेग बराबर अपने पास क्या है, कॉलिजन थ्योरी के अनुसार जेड ए बी, और ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन अरे आर टी, और ये वाला जो अंश है ना, इसी को तो अपन ने कहा था कि इसकी ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा के बराबर या फिर उससे अधिक। ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, ये हो गया। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, ये लो, तो x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहां से बच्चों, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन अरे आर टी। ये लो, रखो, देखो ई की पावर कितना है माइनस का, ई कितना है देखो, ई बोला 209500, 209500 अपॉन में क्या है आर, देखो आर कितना है, सुनना आर कितना है, अरे आर तो 8.314, ये लो, और टी कितना है भाई माइनस ये तो हो रहा अपॉन आर टी, आर 8.314 है, टी कितना है, टी ये रहा 581, ये लो, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, ई की पावर माइनस का ये आएगी आपके, देखो ये तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 43.37 ऐसी आती है। 581 को 8.314 से गुणा कर लो और इसमें भाग लगा लो। अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना आता है, माइनस का 43.37 आता है आंसर। ये कितना आता है बच्चों, माइनस का 43.37। हाँ, अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है। और ये क्या चल रहा है हमारे पास, x, ये क्या चल रहा है हमारे पास, x। हाँ जी, अब देखिए आगे, अब ये x चल रहा है, तो आगे क्या करें, इसका मैं नेचुरल लॉग ले लेता हूं, इसका क्या ले लेता हूं, नेचुरल लॉग। तो क्या कहेंगे, ln लेने पर, ये लो, यानी लॉग लेने पर, ये लो ln लेने पर क्या होगा, देखिए इसका लोगे आप ln, तो ये क्या हो जाएगा ln x, और बराबर देखो इसका ln लोगे ना आप, इसका ln, तो ये यहां से हट जाएगा, अरे ये यहां से हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 43.37, ये लो। चाहे तो आप यहां से भी ले सकते थे, इसका ln x बराबर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, मतलब ये इसका ln लोगे ना, तो ln x बराबर ई यहां से हट जाएगा। ये पीछे अपन ने लिया भी ऐसा, अरे जब भी ln लेते हैं ना इसे, आप अपन ने अरे ये आरएनएस का समीकरण नहीं था क्या ऐसा, इसको भी तो सॉल्व किया था, याद करो आप, ऐसा ही था वो आरएनएस का समीकरण। तो इसको अपन ने ऐसे लिखा था कि ln k बराबर क्या है, अरे ln a, और मैंने कहा था e को तो उड़ा दो यहां से, और जो भी पावर प्लस की है माइनस की उसको रख दो ऐसे कैसे, तो माइनस का e अपॉन आर टी, ऐसे ही था। बस यही काम तो यहां करना है कि ln x बराबर क्या होगा, यहां तो कुछ है ही नहीं आगे, अरे आगे तो कुछ है ही नहीं, वहां तो a था इसलिए, अरे a नहीं होता तो मैं ऐसे लिखता माइनस का e अपॉन आर टी, बस माइनस का e अपॉन आर टी को सॉल्व कर रहा, तो यही तो आया वैल्यू। मैंने यहां नहीं लिया लॉग, मैंने यहां ले लिया लॉग, कौन सा, नेचुरल लॉग, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो नेचुरल लॉग जब भी लोगे ना, तो उसको क्या करना पड़ता है हमको, अरे उसको log 10 में चेंज करना पड़ता है उसको, किसमें, log 10 में। तो इसको log 10 में चेंज कर दो, और log 10 में चेंज करोगे तो देखो 2.303 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 हो गया। और आगे ln किस में चेंज हो जाएगा, अरे log में, तो log x बराबर क्या चल रहा है, माइनस का 43.37, ये लो। और अगर log x चाहिए अपन को, तो log x बराबर क्या होगा, माइनस का 43.37, और अपॉन में क्या करोगे 2.303, ढाई के आसपास ही, तो 40
20 दूनी 40, 18 के आसपास मान लो, 18-19 के आसपास आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 18 पॉइंट, ये आ रहा भाई, इसको सॉल्व करते हो ना तो ये आ रहा है माइनस का 18 पॉइंट और कितना है ये 83-19। 83 से भी कम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है आप 4 अंक तक दो, काम किससे चल जाएगा बच्चों, अरे 83 से भी कम चल जाएगा। अब देखिए आप आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कितना आएगा, सुनना आप, ये आएगा आपके लॉग, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपके लॉग x बराबर, हाँ log x बराबर तो आ ही रहा है ना वो इतना, चलो log x बराबर तो आपकी आ ही रहा है। अपन को क्या चाहिए, अपन को तो x चाहिए, क्या चाहिए x, तो क्या करेंगे अपन, x बराबर, अब कोई सोच रहा सर x तो यहीं से चल रहा था ना पहले से, अरे ये तो अपन ने माना है इसको अभिकारक अणुओं का अंश, अब इसको भी तो सॉल्व करना है घर वाले को, इसलिए अपन ने क्या ले लिया, ln ले लिया, और ln लिया तो ये काम हो गया। अब x निकालना है तो देखो क्या लेना पड़ेगा अपन को, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, तो क्या करेंगे अपन, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर, और एंटी लॉग लोगे आप तो कितना हो जाएगा ये x, इधर तो x बचेगा और ये कितना होगा एंटी लॉग और किसका, माइनस का, अरे माइनस का कितना है बच्चों, ये 83-19, ये लो। अब देखो माइनस वाला एंटी लॉग जब भी सॉल्व करना है ना तो दशमलव से पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दो आप, तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, और 19 कहां चला जाएगा, अरे माइनस का चल रहा है ना, तो -19, तो 10 की पावर में भेज दो इसको, इसको कहां भेज दो 10 की पावर में, तो ये तो गया आपके 10 की पावर -19, और बाद वाली जो वैल्यू है दशमलव की बाद वाली उसको 1 में से घटा लो, ऐसा मैंने केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है, वहां भी बहुत सारे आए थे ऐसे लॉग एंटी लॉग, तो उन वीडियो को देखिए आप, और यहां भी मैंने समझाया था, तो दशमलव की बाद वाली वैल्यू है उसको 1 में से घटा लो, 1 में से घटाओगे तो ये लगभग दो कितनी 17 से थोड़ी कम आएगी, यानी 16.91 के समथिंग आएगी, 16.91, यानी 0.1691 हो गया एक तरीके से। तो देखो log 1 का मान तो कितना है 0 और 2 का मान 30, दोनों में अंतर 1 का है, तो अगर मैं आधा कर दूं, और log में वैल्यू में अंतर कितना है 0.30, तो अगर आधा कर दूं तो 0.15 हो गया ना, ये 0.16 के आसपास है, तो क्या होगा इसका मतलब 1.5 से थोड़ा सा आंसर ज्यादा कर दो, और 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो ये आंसर कितना है 1.400, एक सेकंड, इसको अगर यहां से घटाओगे तो कितना आएगा ये आपके 1, और ये 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 3 गया तो 6, और 1, ये 0.16 के आसपास चल रहा है, 0.16 का मतलब हो गया लगभग, हाँ 1.5 के आसपास की वैल्यू हो जाएगी, 15-16, हाँ 1.5 के आसपास ही वैल्यू आएगी ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो इतना रख लो ना, अरे ज्यादा दिक्कत है तो इसको, वैसे तो हमको वो लिख के दे देगा अपने आप, अरे एग्जामिनर लिख के देगा हमको, जैसे हमने इतना सॉल्व कर दिया ना तो अपने आप वो लिख देगा एंटी लॉग इतने की वैल्यू ये है, तो वही हमारा आंसर है, पर हम तो लगभग कर रहे हैं ना, तो लगभग करोगे तो क्या करो आप, अरे इसको लगभग 1.5 कह दो, ये लो लगभग 1.5 कह दो, ये लो इसको लगभग क्या कह दो आप 1.5, ये लो 1.5 के आसपास ऐसे बता दो, ये लो ठीक है ना, 1.52 1.5 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 1.48 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, तो ये सारी वैल्यू हमको दे दी और हमसे पूछा क्या है अभिकारक अणुओं का अंश, और हमको पता है अभिकारक अणुओं का अंश ये होता है, तो ये बराबर ये तो हो गया, इसको x मान लिया मैंने, अब मुझे इसको e को हटाना है ना, अब e को हटाने का रास्ता क्या है भाई, e को हटाने का रास्ता ही पहले मैंने इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर दिया, तो x बराबर ये आ गया, अब इस e को e कब हटेगा, अरे एक्सपोनेंशियल कब हटेगा, तो इसका मैं नेचुरल लॉग लूंगा, तो मैं नेचुरल लॉग ले लिया, ln x बराबर क्या हो गया, ये तो हट गया, और जो भी ये वैल्यू प्लस की या माइनस की वो आ गई, ठीक है। अब आगे ln आ गया, अब ln को भी क्या log 10 में चेंज करना होता है, तो ये log 10 में चेंज करोगे तो ln को log 10 में चेंज करोगे 2.303 से गुणा करोगे, ऐसी सारी चीजें अपन पढ़ के आ रहे हैं पीछे से, और आगे की वैल्यू तो सेम ही है। अब
log x बराबर क्या होगा, इसको मैंने नीचे भेज दिया और इसको सॉल्व किया तो वो इतना आ गया। अब अपन को log x थोड़ी चाहिए, अपन को तो x चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसका एंटी लॉग ले लिया और एंटी लॉग लिया तो कितना आ गया, x बराबर, भाई एंटी लॉग लूंगा तो ये लॉग तो हट जाएगा, यहां से कट जाएगा और इधर वाले का एंटी लॉग आ जाएगा, इधर वाले का एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेने का तरीका मैंने बताइए आपको कि नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज वैल्यू है भाई, जो वैल्यू नेगेटिव में है तो उसमें तो करना क्या है, दशमलव से पहले जितनी भी डिजिट है उसमें एक जोड़ दो आप। 18 में एक जोड़ेंगे 19, लेकिन माइनस का है तो वो 10 की पावर में चला जाएगा। वैसे तो इसको ऐसा करते हैं, जैसे देखो 18 है ना, उसमें एक जोड़ दो आप, तो माइनस का 19, तो माइनस ऐसे जाता है बार में, और बार कहां चला जाएगा, पावर में। और अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को तो डायरेक्ट सवाल करना है भाई। अपन से वहां थोड़ी पूछेगा कैसे किया आपने, अरे कैसे किया आपने, लॉग कैसे लिया, एंटी लॉग कैसे लिया। तो हम तो क्या कर रहे हैं, दशमलव से पहले वाली डिजिट में एक जोड़ दिया, 19 माइनस का है लेकिन उसको कहां भेज दिया, अरे उसको कहां भेज दिया, पावर में 10 की में, और बाद वाली वैल्यू को एक में से घटा लो, और एक में से घटाओगे तो वो किस लॉग का मान है लगभग उसको देख लो, तो ये लगभग 1.5 का आसपास का मान है ये। तो x बराबर कितना आ गया, 1.52 गुना 10 की घात माइनस का 19। तो ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लो, हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब सही है, बिल्कुल एक्यूरेट, अब एक्यूरेट है। चलो इसको मैं यहां से हटा दूंगा, इसको, इससे क्या काम अपन को, ये लो, इसको तो मैं नीचे लिख देता हूं, ये लो आप, हाँ, जिससे ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा आपके, हल्का सा, हाँ जी, ये लो, ये हल्का सा ऊपर हो गया, अब सही है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। और इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, पाठ्यनिहित, ये लो, ये पाठ्यनिहित सवाल है, पाठ्यनिहित, ये लो, ये पाठ्यनिहित सवाल है। कैसा सवाल है, पाठ्यनिहित सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए अब, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, और देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए आप, ये भी अच्छा सवाल है आपके, हाँ जी, देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, हाँ जी, देखिए हाइड्रोकार्बन का विघटन, एक हाइड्रोकार्बन है उसका विघटन हो रहा है, निम्न समीकरण के अनुसार होता है, और पूछ क्या रहा है, ए की गणना कीजिए। ये लो, सबसे पहले हमसे पूछ लिया, ये मीन्स सक्रियण ऊर्जा की गणना करवा रहा है, हो गया। अब देखो हमको एक समीकरण दे दिया के बराबर ये, अब ऐसा समीकरण देखो, ये कौन सा समीकरण है, अरे ये आरएनएस समीकरण है। ये जैसे आरएनएस समीकरण यही तो होता है, के बराबर ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन अरे आर टी, या इसको ऐसे लिख दूं देखो उसकी तरह, ए अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, देखना एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब इससे देखो, इसकी कंपेयर कर लो आप, इस समीकरण की कंपेयर करोगे तो देखना आप, देखो के की जगह तो के आ रहा है और ए की जगह ये सारी वैल्यू आ रही है, ये सारी वैल्यू ए की जगह आ रही है, यानी ये ए हो गया आपका, हो गया। और आगे देखो ई तो ऐसे कैसे है, और देखो टी नीचे चल रहा है तो टी तो ऐसे कैसे है क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना सारी, ए की पावर माइनस ए अपॉन आर बराबर कितना, ए की पावर माइनस 28,000 के केल्विन है। यहाँ ये के क्या है, केल्विन, टेम्परेचर है ये, अरे ये के क्या है, ये टेम्परेचर का मात्रक लिख दिया इसने। ये क्या है बच्चों, हाँ जी, ये केल्विन है, ये के क्या है, ये केल्विन, ताप का मात्रक है ये, केल्विन, हाँ जी, ये केल्विन है। तो इसका मतलब कंपेयर करोगे
तो देखो e की पावर माइनस ई अपॉन आर की वैल्यू क्या, e की पावर माइनस 28,000। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का ई अपॉन आर, या इधर लिख दूं इसको मैं, देखो फिर अपन को थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, माइनस का ई अपॉन आर बराबर क्या चल रहा है, माइनस का ई अपॉन आर बराबर माइनस का 28,000 के, क्यों टी की जगह टी चल रहा है, तो ये क्या हो गया माइनस का 28,000 और आगे क्या है के, हो गया। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये लो हो गया। ई बराबर क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, अरे 28,000 इंटू आर, और आगे क्या चल रहा है ये के, केल्विन, के क्या है केल्विन, ये किस में है केल्विन में, ये लो। अब आर की वैल्यू रख लो आप, 28,000 इंटू आर कितना है 8.314 ही होता है। और देखो ये क्या है, ये लो के कोई गुणा कर दूं मैं, ये लो, और ये क्या है जूल केल्विन इनवर्स, ये मोल इनवर्स में वैल्यू होती किसकी, आर की, हमको पता है। और ये क्या है के, ये केल्विन है, मैंने लिख दिया वहां केल्विन, तो देखना आप इससे तो ये कट गया, देखो केल्विन से तो ये केल्विन इनवर्स कट गया, बचा क्या जूल पर मोल, और हमको पता है सक्रियण ऊर्जा जूल पर मोल में ही होती है। सक्रियण ऊर्जा किसमें होती है बच्चों, अरे जूल पर मोल में। इसका मतलब क्या है, उसको सॉल्व करोगे आप तो देखो यहां से दशमलव का हिसाब किताब करोगे ना, देखो यहां से दशमलव को हटाओगे ना तो ये 3 जीरो हट जाएगी यहां से, तो गुणा करोगे 8,314 हो जाएगा, और उसको 28 से गुणा करना आसान है। अरे 8,314 को 28 से गुणा करना आसान है, कैसे करोगे, 28 से देखो 112 का 2 हासिल की 11, आगे क्या होगा देखो 28 और 11 39 का 9 हासिल की 3, और 28 दिया 84, 84 3 87 का 7 हासिल की 8, और 28 गुणा 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 पंजे 140, ये लो, और 28 दिया 84, 4 2 224 तो यही है, और 8 हासिल की चल रही है, तो 224 और 8 232, ये लो, इतना आ जाएगा आंसर आपके। और ये किस में आएगा, जूल पर मोल में। बस आपको क्या करना था, यहां से आपको बस ये समीकरण की कंपेयर करनी थी, आपको समीकरण की कंपेयर करनी थी, आंसर इतना ही आ रहा होगा 232 अपना आ रहा है ना, हाँ 792। और किलो जूल पर मोल में चाहो आप, देखो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल में चाहो तो क्या करो 1000 का भाग लगा दो, और 1000 का भाग लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 232.792, और ये किसमें है किलो जूल पर मोल में। हाँ जी, तो ऐसे बड़ी वैल्यू को देख के घबराना नहीं है कि ये तो 8.314 है, वो 28,000 है, कैसे गुणा करें, देखो आसानी से हो गया, बस 28 से गुणा करना है। अब आपको 28 का पाला नहीं आता है तो पहले 8 से गुणा कर लो, फिर 2 से कर लो, अभी तो आपकी इच्छा है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये तो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको पीछे का ज्ञान कैसा है। गुणा जोड़ भाग बाकी आनी चाहिए आपको अच्छे से, ज्यादा नहीं तो 25-30 तक तो पाले आनी चाहिए, वर्गमूल घनमूल काटना पीटना अच्छे से आना चाहिए हमको। तो ये आपका सवाल हो गया, ये आपका सवाल हो गया, ये लो। हाँ जी, ये लीजिए, तो ये हमारा कंप्लीट सवाल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, ऐसे समीकरण वगैरह दे दे, ऐसे कंपेयर करके बस समीकरण से कंपेयर कर लो इसकी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बिल्कुल, और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दी मैंने यूट्यूब पे, बिल्कुल आपको क्वेश्चंस वगैरह भी सारे लगभग करवा दिए, कुछ बच गए होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उनको और देख लेंगे, अलग से डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है ना। चैप्टर वाइज ऐसे डाल देंगे अपन, जो जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको सबको अभ्यास पाठन ये कोई सा भी हो अगर बच रहे हैं तो उनको डाल देंगे। अब कल 9वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन, ऑब्सेस संयोजक यौगिक, और ये भी 6 नंबर का है आपके, 6 नहीं सॉरी 5 का। कितने का है? 5। तो बस एक 5 का तो ये बच रहा है, एक इससे पहले वाला चौथा चैप्टर बच रहा है 5 का। तो 5 और 5 10 नंबर का बच रहा है बस यूट्यूब पे अपना। बाकी 56 में से मैंने 46 नंबर का करवा दिया आपको, 56 में से 46 नंबर का आपको यूट्यूब पे करवा दिया बिल्कुल मैंने कंप्लीट अच्छे से। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको जो क्वेश्चंस वगैरह डाले जा रहे हैं उनके आप आंसर दें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। निश्चित रूप से नहीं, 100% फायदा होगा। 100 नंबर लाना आसान है केमिस्ट्री में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों अब तो 10 ही चैप्टर हैं, 16 में से 6 तो गवर्नमेंट ने हटा दी, तो हमको 10 ही चैप्टर तो पढ़ने। ठीक है, चलिए सभी को ऑल द बेस्ट।